Hello student, how are you? Kancho. I hope you are okay at your home and try to maintaining the social distancing by living at your home. So guys, in today's session we have to go through the 100 most common grammar errors. I hope you will enjoy a lot today's session. So without playing ducks and drags, let us start our honors, our accountabilities. The first, using of if conditional. It is so much indispensable, especially for the competitive student. Although conditional clause is so long, but one by one we have to study. Today, the zero condition we will enjoy. इन जीरो कंडीशन में होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इस बात को सीखना चाहिए कि एक कंडीशनल क्लॉज को हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे एक्सप्रेस करना है, ताकि लिखने के समय, बोलने के समय कहीं किसी प्रकार की त्रुटि ना हो एंड यू विल नॉट make your sorry figure among the intellectuals. तो कंडीशन, जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो प्रायः एक इफ फैमिली से स्टार्ट होता है और इफ फैमिली में कुछ मेम्बरान्स हैं, जिसमें से इफ जो कि एक मुखिया है, एक रीव है, उसके अतिरिक्त एज सुन एज हो सकता है, व्हेन हो सकता है, अनटिल हो सकता है, अनलेस हो सकता है, ऑल्दो हो सकता है, जिसके मदद से हम लोग एक कंडीशनल क्लॉज को जो है बनाते हैं. ठीक है, सुन पा रहे हैं स्टूडेंट? और मैंने क्या कहा कि इफ फैमिली से जब आप कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो वो एक कंडीशनल क्लॉज को जो है क्रिएट करता है और कंडीशनल क्लॉज के बाद जो भी आप नेक्स्ट क्लॉज को डेवलप करते हो उसका रिजल्ट होता है. और इफ फैमिली से जनरेट होने वाला जो भी क्लॉजेज होंगे वो टोटल का टोटल सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, आश्रित उपखंड होंगे, और जो उसका रिजल्ट होगा, यानी इफ के बाद जो भी क्लॉज आप डेवलप करते हैं उसके बाद जो भी दूसरा आप क्लॉज को, सेंटेंस को, हालांकि सेंटेंस नहीं कहा जाए, क्लॉज कहा जाए, को आप निर्माण करते हैं, वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा. ठीक है. और सवाल किस तरह दिया जाता है एग्जाम में कि कंडीशनल क्लॉज में जो डबल फ्यूचर बेस्ड सेंटेंस होता है उसका कुछ कंडीशन होता है, उसका कुछ शर्त होता है, और शर्त वो है कि जो भी इफ फैमिली से आप स्टार्ट करते हैं सेंटेंस, ऑल्दो उसमें डबल फ्यूचर का ही फ्लेवर हो, लेकिन इफ क्लॉज जो भी आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हो, जो भी स्टेटमेंट को आप डिस्प्ले करना चाहते हो, उसको आप सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे. किस में लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट. ठीक है. और जो कि रिजल्ट होगा, यानी दूसरा क्लॉज जो कि इसका प्रिंसिपल क्लॉज होगा, उसको आपको सिंपल फ्यूचर में लिखना है. यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में रहेगा और प्रिंसिपल क्लॉज किस में रहेगा?
सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस यहाँ पे जैसे इनकरेक्ट तौर पे लिखा गया है कि इफ़ आई विल विजिट लंदन आई विल मीट यू। अब इसमें देखिए दोनों जो है क्लाउज आपका सिंपल फ्यूचर में दिया गया है, और मैंने कहा था कि जो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसको आपको किस में लिखना है, सिंपल प्रेजेंट में लिखना है। तो देखिए करेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है कि इफ आई विजिट लंदन आई विल मीट यू। अगर मैं लंदन जाता हूं तो मैं आपसे मिलूंगा। ये कंडीशन है कि अगर मैं लंदन गया, ये जीरो कंडीशन है ना, तो मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है, अगर आप कैंपेन इंस्टीट्यूशन या क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आप अपने व्यक्तित्व में अनएक्सपेक्टेड जो है डेवलपमेंट पाते हो। तो ये कंडीशन हम दिए, भैया आप आइएगा तो आपका जो है पर्सनालिटी में जो है एमेलोरेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, आप घर में रहकर भी कर सकते हो, लेकिन हर जीवन में, हर के जीवन में एक प्रोफाउंड एक्सपोजर होना चाहिए ताकि आप अपने आप को अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, अगर आप मेरे घर पर आते हो तो जो भी आपको चाहिए मैं उसे देने का कोशिश करूंगा। तो अगर आप मेरे घर पे आते हो, इसको किस में लिखना है, सिंपल प्रेजेंट में लिखना है। फाइन, जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और भी, आई विल कॉल यू एज सुन एज आई अराइव एट द एयरपोर्ट। यहां पे देखिए आई विल कॉल यू, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, और एज सुन एज से लेकर लास्ट तक, ठीक है, देख पा रहे हैं, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को किस में लिखा गया है, सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया है। इफ द प्लान सक्सीड्स, सिंपल प्रेजेंट, आई विल कम, सिंपल फ्यूचर। फाइन, तो इफ क्लॉज वाला जो सेंटेंस है आई होप कि वो क्लियर हो गया हो। अब आइए मैरिड विद और मैरिड टू। देखिए मैरी के संबंध में हम एक चीज़ बता दें आपको कि मैरी नॉर्मली जब आप एक्टिव वॉइस में, एक एक्टिव स्टेटमेंट में, एक्टिव मोड में उसको आप एक्सप्रेस करते हो तो इसको किसी भी प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है। फर्स्ट, क्योंकि मैरी का मतलब होता है के साथ विवाह करना, लेकिन अगर आप मैरी को एक पैसिव मोड में यूज करते हो तो ये प्रेपोजिशन लेता है, और वो कौन सा प्रेपोजिशन लेता है, वो प्रेपोजिशन टू लेता है। ठीक है, मैरिड जो है वो प्रेपोजिशन टू लेगा। सुन रहे हैं स्टूडेंट्स, सुन पा रहे हैं या नहीं? सत्यम, श्वेता, ए ठाकुर, आप लोग सुन पा रहे हैं? फाइन। पंचानन, आर यू वॉचिंग दिस वीडियो और नॉट? आई होप यू आर वॉचिंग। एक इनकरेक्ट सेंटेंस यहाँ पे देखिए कि सी इज मैरिड विद एन इंजीनियर। यहाँ पर देखिए मैंने कहा था, ये सेंटेंस देखिए हालांकि पैसिव वॉइस में दिया गया है, और पैसिव वॉइस में मैंने क्या बताया था कि मैरिड हमेशा टू लेता है। वही नीचे जो है एक्सप्रेस करके लिखा गया, करेक्ट करके, सी इज मैरिड टू एन इंजीनियर। ठीक है, हम कैसे जो है पकड़ेंगे ये पैसिव है या एक्टिव है?
आप देख रहे हैं कि किसी भी वर्ब टू बी के साथ यानी इज आ रहे हैं वाज वर्ब के साथ, अगर आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब का तीसरा रूप एक्सप्रेस डायरेक्ट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक पैसिव में चला जाता है। यहाँ पे सी इज है, उसके बाद मैरिड यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप है। और अगर आप मैरी के साथ जो है, मैरी के साथ नहीं कहिए कि मैरी को अगर आप पैसिव मोड में यूज करते हैं तो वो प्रेपोजिशन टू लेता है, इसलिए करेक्ट सेंटेंस सी इज मैरिड टू एन इंजीनियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये टू जो है वो पैसिव में लेता ही है, किसके साथ? मैरिड के साथ। मैरिड इसलिए बोल रहा हूँ कि पास्ट पार्टिसिपल की आवश्यकता होगी। ठीक है, और विद का तो चांस ही नहीं बनता है, ना एक्टिव में ना पैसिव में। अब आइए एवरी और ईच। देखिए एवरी और ईच, चाहे आप एक सब्जेक्ट की तरह इन दोनों का यूज करें या तो आप इसको एक एडजेक्टिव की तरह यूज करें, ये जब भी अगर आप एक सब्जेक्ट की तरह इसको यूज करते हैं तो इसकी जो स्टेटस होती है किसकी, ईच और एवरी की, वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर ही डालें। और अगर एवरी या ईच को ही आप एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो इसकी जो अपनी स्टेटस होती है, अपनी जो रैंक होती है वो सिंगुलर होता है, इसलिए कमिंग नाउन इसके बाद जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा। और जाहिर है कि वर्ब भी मेरा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। फाइन। जैसे एक इनकरेक्ट सेंटेंस दिया है कि एवरी स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स दिया हुआ इज इंटेलिजेंट इन द क्लास, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एवरी स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए, एवरी स्टूडेंट होना चाहिए। चूँकि स्टूडेंट यहाँ पे नाउन है तो एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट इन द क्लास। ठीक है, ये ईच के साथ भी सेम रूल अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, ईच इज प्रेजेंट, एवरी इज प्रेजेंट इन दिस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, ये सिंपल रूल है, ऑलरेडी आप लोग जान रहे होंगे। चलिए बट और ऑल्दो के संबंध में कुछ हम लोग सीखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल्दो या दो ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और अगर ये कोरिलेटिव है तो किसी से कोरिलेट करेगा। तो ऑल्दो और दो जो है ये हमेशा किससे कोरिलेट करता है, येट से करता है। ठीक है, ये किससे करता है, येट से करता है। या अगर येट आपको नहीं देना है तो एटलीस्ट एक आप कोमा का प्रयोग करें। और ऑल्दो और दो के साथ बट का प्रयोग तो होता ही नहीं है। हाँ, आप इल्स के साथ जो है बट का प्रयोग कर सकते हैं, इल्स भी एक कोरिलेटिव जो है कंजंक्शन है जो कि बट लेता है। इट इज़ नथिंग इज बट फेटिक, ये राइट है। एक इनकरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग बट वी वेंट टू मार्केट। अब देखिए यहाँ पर बट का प्रयोग किया गया, एक तो कोमा भी डाला है, ऊपर से बट भी डाल दिया है, सरासर नाइंसाफी। तो करेक्ट सेंटेंस क्या है, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट टू मार्केट। ठीक है, यद्यपि बारिश हो रही थी फिर भी हम लोग मार्केट गए। ठीक है, यहाँ पर कोमा का प्रयोग किया गया है, सही है, येट का प्रयोग नहीं किया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, ऑल्दो सेल फोन्स हैव मेनी मेरिट्स, कोमा दिया है, डिमेरिट्स कांट बी ओवरलुक्ड, चलेगा कोमा, येट भी दे सकता था, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक और एग्जाम्पल, दो ही वॉज नॉट वेल, यद्यपि वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, ही अटेंडेड द फंक्शन, फिर भी उसने क्या किया, फंक्शन को अटेंड किया।
ठीक है, ये ऑन द कॉन्ट्रेरी यूज होता है, क्लासरूम में हम आपको डिटेल बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना जान जाइए कि ऑल्दो हो या दो हो, ये दोनों के साथ या तो ये टैगा या तो कोमा आएगा। ठीक है, डिटेलिंग फिर हम लोग, है ना, क्लासरूम में सीखेंगे। ठीक है, चलिए भैया, अगला ये पांचवा है योर या यू आर। ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, इनकरेक्ट दिया है। ये तो हालांकि बहुत ही सिंपल है, फिर भी देख लीजिए। व्हाट आर योर आंसर, यू और ये जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दिया है तो यू आर हुआ, तो क्या ये सूट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। योर जो है वो एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसको डायरेक्ट नाउन चाहिए। और योर जो है यू आर जिसकी बात कर रहा हूँ, उसके बाद या तो कोई कॉम्प्लीमेंट चाहिए या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब चाहिए। तो व्हाट आर, माफ करेंगे, व्हाट वाज योर आंसर, ये राइट है, क्योंकि योर के बाद जो आंसर है यहाँ पर, आंसर क्या है? एक नाउन है और योर उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। वेयर इज योर सेल फोन, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए, योर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, ये राइट है, यानी यू आर रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। इट्स और इट्स, फिर देखिए यहाँ एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दिया है, इट्स का मतलब हो गया क्या यहाँ पर? इट इज़। इनकरेक्ट दिया है इट्स, जबकि देखिए यहाँ पे एक पॉजेसिव है, ये नहीं होना चाहिए। इट्स संडे मॉर्निंग, ये बिल्कुल गलत है, क्या होना चाहिए? इट इज संडे मॉर्निंग। ठीक है, एक और देखिए, द फ्लोर लुक्स ग्रेट विद इट्स न्यू मैट। यहां पे इट्स, इसका न्यू मैट, ये राइट है। इट्स रेनिंग आउटसाइड, इट्स रेनिंग आउटसाइड, यानी इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट विल बी करेक्ट, फाइन। Let us see next. There, they are. फिर वही बात, चलिए देखते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस दिया है, पेरेंट्स वर्क फॉर देयर चिल्ड्रन। यहाँ पे देयर का देखिए क्या है, जबकि देयर क्या है? एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। ठीक है, जो कि इसका जो नाउन होता है उस पर उसकी स्टेटस देखकर वर्ब को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, देयर जो है वो एक अननोन सब्जेक्ट है, एक अनआइडेंटिफाइड सब्जेक्ट है। बाद में हम लोग इसको लर्न करेंगे। यहाँ पे देयर का प्रयोग ये नहीं होना चाहिए। देयर का प्रयोग जो कि एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जिसका स्पेल THEIR होता है, वो होना चाहिए। और इसको करेक्ट करके लिखा है कि पेरेंट्स वर्क फॉर देयर चिल्ड्रन। ठीक है, हालांकि एक्सप्लेन दिया हुआ है, आप पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल और देखते हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद देयर टॉयज, बिल्कुल सही है, अपने अपने टॉयज के साथ वो खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, देयर आर मेनी शॉप्स, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर देयर जो है, हालांकि इसका ओरिजिन सब्जेक्ट मेनी शॉप्स है और उसके अनुरूप यहाँ पर वर्ब आर लिया गया है। ठीक है, ये सिर्फ जो है मेनी शॉप को क्या किया? डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब नहीं कहिए, मतलब आइडेंटिफाई किया उसको। एक और है, दे आर गोइंग टू दिल्ली। ये दे आर कौन सा है? ये दे आर, ये देख रहे हैं, दे आर, दे एक सब्जेक्ट की तरह। फाइन, लर्न कर पा रहे हैं या नहीं? अनामिका, अंकिता, कुछ पढ़ लिख रहे हो या नहीं? चलिए
बहुत बहुत धन्यवाद। अगला है यूनिक, मोस्ट यूनिक। देखिए यूनिक, कुछ एडजेक्टिव है हमारे जो कि ऑलरेडी उसमें सुपरलेटिव डिग्री का जो है ताकत होता है, वो ऑलरेडी सुपरलेटिव है, वो सुपर पावर है। इस तरह के जो एडजेक्टिव हैं, ठीक है, उसमें आपको मोस्ट का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। ये कुछ एडजेक्टिव्स जैसे यूनिक है, आइडियल है, इंटायर है, स्ट्रीम है, परफेक्ट है, ये सब में एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं डालना है। वो स्वयं परफेक्ट है। परफेक्ट तो परफेक्ट ही होता है भाई। यू आर मोस्ट परफेक्ट, ये कौन सी सिंपलटन वाली बात हुई? आप परफेक्ट हो तो हो, यू आर परफेक्ट, यू आर वेरी परफेक्ट। चलिए एम्फेटिक सेंटेंस यू आर वेरी परफेक्ट में भी पॉसिबल, बट एक सुपरलेटिव फॉर मोस्ट को यूज करना, तो आई थिंक इट्स द वर्क ऑफ निनकम्पोफ। फाइन। एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए कि दिस इज द मोस्ट यूनिक ड्रेस। ये बिल्कुल ही गलत है। दिस इज द यूनिक ड्रेस। ये खुद एक अजूबा, एक यूनिक है। मोस्ट क्यों भैया? ठीक है। अब आइए 9 नंबर। कहाँ गया भैया 9 नंबर? आइए, मी और आई। सभी जान रहे हैं मी क्या है। एक सब्जेक्टिव केस है जो कि एक डूअर की तरह यूज किया जाता है, और मी उसका एक ऑब्जेक्टिव केस है। मी को आप एक ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग करें, ठीक है, और आई को एक सब्जेक्ट की तरह। दैट्स इट। एक इनकरेक्ट सेंटेंस दिया है, स्मिथ एंड मी। यहाँ देखिए, स्मिथ ऑलरेडी सब्जेक्ट है और एंड के बाद फिर सब्जेक्ट मेरे को चाहिए, तो भैया मी कहाँ से आ गया? ऑब्जेक्ट बीच में कहाँ से आ गया? तो स्मिथ एंड मी वेंट टू द मॉल। बिल्कुल गलत है, सही करके लिखा होगा नीचे। यस, बिल्कुल लिखा है, स्मिथ एंड आई वेंट टू द मॉल। ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, बाकी एक्सप्लेन आप पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन जो है, जो इसका दिया गया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। माई ब्रदर एंड आई लव आइसक्रीम। बिल्कुल सही है। माई ब्रदर, मेरा जो ब्रो है, और मैं नॉट मी, लव आइसक्रीम। जॉन एंड आई आर प्लेइंग, सॉरी, जॉन एंड आई आर प्लानिंग अ ट्रिप। बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 10 नंबर आते हैं। देखिए, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, समझ रहे हैं? चलिए, इनकरेक्ट सेंटेंस दिया है। अच्छा, पहले देन, THEN और THAN। देन क्या होता है? THEN तो या तब होता है। THAN ये एक कंपैरेटिव फॉर्म में यूज किया जाता है। देन यू, देन सी, वो THAN वाली। इनकरेक्ट दिया हुआ है, सी इज ब्यूटीफुल देन हर। भैया THEN कहाँ से होगा? ये तो या तब होगा यहाँ पे, या कंपेयर हो रहा है। सी इज ब्यूटीफुल देन हर, ठीक है। रूल आप देख लेंगे। ही इज क्लेवर देन हर। देखिए, देन का स्पेल सही दिया है, ठीक है। लेकिन एक चीज और हम बताना चाहेंगे, ही इज क्लेवर देन हर भी गलत है। हालांकि यहाँ पर मिसप्रिंट है, सी इज क्लेवर देन सी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर एक नॉमिनेटिव केस से, एक सब्जेक्टिव केस से हो रहा है। सी इज क्लेवर, सॉरी माफ करेंगे, ही इज क्लेवर देन सी होना चाहिए, क्योंकि ही जो है वो एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की तुलना एक सब्जेक्ट से होना चाहिए, और हर का एक सब्जेक्टिव केस सी होता है, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग भी याद रखें, थोड़ा मेमोरी में इसको भी डाल लें।
अगला दिया है फर्स्ट आई विल गो टू अमृतसर देन दिल्ली। पहले हम लोग अमृतसर सैर करेंगे, उसके बाद दिल्ली के बारे में सोचा जाएगा। यहाँ देन THEN बिल्कुल सही है, तब आप दिल्ली जाओगे, पहले अमृतसर का मजा लो। ठीक है, इस लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं है। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए अमाउंट और नंबर। अमाउंट और नंबर सबसे पहले देखिए इसको आगे जो है लेक्चर देने के पहले हम आपको बता दें, अमाउंट और नंबर में धरती आसमान का फ़र्क है। अमाउंट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है और नंबर जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए होता है। इसलिए अमाउंट के बाद जो भी नाउन आप रखेंगे वो अनकाउंटेबल ही डालना है, नंबर के बाद काउंटेबल नाउन डालना है। बाकी चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में कुछ और अगर आपको ज्ञान अर्जित हो। इनकरेक्ट दिया है अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ पीपल। भैया ये पीपल तो क्या है, काउंटेबल है, तो ग्रेटर अमाउंट कैसे हो गया भैया? अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ पीपल आर विजिटिंग द स्टेडियम। बिल्कुल गलत। क्या हो जाएगा? अ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल आर विजिटिंग द स्टेडियम, क्योंकि पीपल काउंटेबल है, सिंपल सा बात है। रूल देखिए, अमाउंट अनकाउंटेबल व्हाटएवर। इसमें दिया हुआ है अमाउंट इज यूज फॉर अनकाउंटेबल कमोडिटीज, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड, बिल्कुल सही है, सैंड बालू है, अनकाउंटेबल है, इज नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, सिंपल सा रूल है, कोई परेशान करने वाली रूल नहीं है। 11 नंबर। ठीक है, 12 आइए, फ्यूअर और लेस। फिर वही बात, फ्यू से बना है फ्यूअर, एक कंपैरेटिव फॉर्म में है। ठीक है, फ्यूअर जो है वो एक काउंटेबल नाउन को ही लेता है, लेस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन लेगा, लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन लेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें। ठीक है, फाइन। एक इनकरेक्ट सेंटेंस दिया है, देयर आर लेस ड्रेसेस। क्या ड्रेसेस जो है, जो आपका कॉस्ट्यूम है, जो का अटायर है, वो काउंटेबल है या नहीं? आपके पास भी जो है काउंटेबल पोशाक होंगे, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 12 हो, जो भी हो, तो अपने औकात के अनुसार, अपने एंटिटी के अनुसार माफ करेंगे। तो करेक्ट दिया है देयर आर फ्यूअर ड्रेसेस, बिल्कुल सही है। फ्यूअर के बाद जो है आपका जो ड्रेसेस है वो काउंटेबल है। रूल देख लेंगे, अनकाउंटेबल कमोडिटीज़ के साथ लेस का प्रयोग होता है। देयर आर ए लेस रेनफॉल, बिल्कुल सही है, लास्ट ईयर। रेनफॉल क्या आप गिन सकते हैं? बारिश? बिल्कुल नहीं, तो वह लेस सही है। देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट इन द क्लास, अभी तो वो भी नहीं है। देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट इन द क्लास, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स इज अ काउंटेबल नाउन एंड दैट्स व्हाई द यूज ऑफ फ्यूअर इज करेक्ट। डिडंट नो, डिडंट नो के संबंध में बस सिंपल सा जो है हम आपको बता दें कि डिड नॉट नो या डिडंट नो जो है उसके बाद आने वाला वर्ब V1 होगा, V1 होगा। V1 हालांकि होता नहीं है, V0 ही कहा जाए इसको। ठीक है, लिखा इनकरेक्ट में आई डिड नॉट शॉ हिम यस्टरडे। चलिए, एडवर्ब और टाइम का तो मेंटेन किया है, लेकिन डिड नॉट के बाद शॉ कैसे दिया? भर का दूसरा रूप, बिल्कुल गलत है। आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे। चलिए, रूल आप देख लीजिएगा। आई डिड नॉट स्टडी मैथ्स, बिल्कुल सही, स्टडी V1 है। ही डिडेंट गेट अप अर्ली टुडे, बिल्कुल सही है, गेट अप V1। ठीक है, अब आइए 14, टू एन एनफ। देखिए, टू सबसे पहले हम आपको बता दें TOO एक एडवर्ब है,
ठीक है। और एनअप जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का रोल अदा करता है। TOO का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंस के लिए आपको करना है, और एनअप जो है वो एक्सट्रीम के सेंस में किया जाता है। पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट एनअप जो है एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब भी है। दूसरा जो है एनफ, जैसे आई हैव एनफ मनी, तो मनी को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, तो एनफ यहाँ पे विशेषण है। और एनफ के सामने एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू जस्ट टीच यू, कि एनफ अगर आप एडवर्ब की तरह यूज करेंगे तो एडजेक्टिव हमेशा उसके पहले लीड करना चाहिए, पहले प्लेस करना चाहिए या पहले बोलना चाहिए। इट इज सफिशिएंट एनफ फॉर मी, आई एम रिच एनफ टू टीच यू, आई एम रिच एनफ टू मेक यू सेटिस्फाइड, वट एवर। तो पहले रिच आया फिर एनफ आया, सेटिस्फाइड एनफ, ठीक है। चलिए क्या दिया है, दिस शर्ट इज टू एनफ फॉर मी। कैसा लग रहा है ये? बिल्कुल गलत। हालांकि यहां पर टू जो है और एनफ एक अकॉर्डिंग टू ग्रामर रॉन्ग नहीं है, लेकिन टेक्निकली अगर इसको देखा जाए या लॉजिकली अगर इसको देखा जाए तो ये गलत है। क्योंकि एनअप जो है द शर्ट की साइज की बात हो रही है, बड़ा छोटा की बात हो रही है, तो यहां पर ये एनअप जो कि एक एडजेक्टिव के तौर पे दिया गया है उसका प्लेसमेंट गलत है। दिस शर्ट इज टू बिग फॉर मी। फाइन, रूल देख लेंगे। एनफ इज यूज बिफोर नाउन। अच्छा, एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनफ टाइम। यहाँ पे देखिए टाइम एक नाउन है, एनफ जो है एक विशेषण की तरह यूज किया गया, बिल्कुल सही है। द रिंग वॉज टू स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव है, टू उसको मॉडिफाई कर रहा है। अगर आप इसको पार्सिंग करते हैं तो वहाँ पर टू एक क्रिया विशेषण की तरह यूज किया गया है। फाइन, जिरंड 15वां नंबर। 15 नंबर देखिए, जिरंड है। जिरंड के बारे में हम आपको कई बार बताए भी हैं। जिरंड क्या है, एक वर्बल नाउन है। अगर आप किसी वर्ब को, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म को नाउन के तरह यूज करते हो, नाउन का मतलब है कि अगर डूअर के स्थान पे यूज करते हो, ऑब्जेक्ट के तरह यूज करते हो, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तरह यूज करते हो, वर्ब प्लस आईएनजी, तो वो जिरेंड होता है। कुछ टर्म एंड कंडीशन है, हालांकि जिरेंड का थोड़ा विस्तार रूल है और अभी उतना पॉसिबल है नहीं। तो कुछ वर्ब है जिसके साथ आपको वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लिखना है। उन तमाम वर्ब में से एक वर्ब एंजॉय भी है, जैसे स्टार्ट है, स्टॉप है, एक्सर्ट है, ठीक है। लिखा इन करेक्ट सेंटेंस वे एंजॉय टू गो फॉर वॉक आफ्टर डिनर। बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि मैंने बोला एंजॉय के बाद जो है जिरेंड आएगा, तो वे एंजॉय गोइंग फॉर वॉक आफ्टर डिनर, ठीक है। आइए 16, यहाँ पे जिरेंड के बारे में कुछ दिया गया है, अब देख लेंगे थोड़ा। ठीक है, वही सारा चीज़ बताया गया है, कैसे बनता है नहीं बनता है। एक एग्जांपल दिया, वे एंजॉय गोइंग फॉर ए वॉक, बिल्कुल सही है। आई लव, लव भी एक वर्ब है जो कि जिरेंड डायरेक्ट फॉलो करता है। आई लव ईटिंग आइसक्रीम, ठीक है, ये एक स्टैटिक वर्ब है लव। इसका जितने भी स्टैटिक वर्ब होता है उसका आईएनजी फॉर्म भी पॉसिबल नहीं है, याद रखना।
माई मदर इज लविंग मी, इट्स रॉन्ग। माई मदर लव्स मी अलॉट। अब देखिए एवरी डे और एवरी डे, एक में थोड़ा सा स्पेल को एक मार्जिन दिया गया है, एवरी डे और एवरी डे, ठीक है। अच्छा, एवरी डे जो कि सटा के लिखा गया है, बिल्कुल कंजेस्टेड फॉर्म में लिखा गया एवरी डे, वो एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, वो एक एडजेक्टिव होता है। और एवरी डे जो कि थोड़ा सा मार्जिन लेकर लिखा है, वो एक एडवर्बियल फ्रेज होता है भैया, ठीक है। इसको लिखने के क्रम में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी कुछ है नहीं, सारा मुंह माया है। इनकरेक्ट सेंटेंस दिया है, ही नीड्स, हालांकि नीड्स होना चाहिए, अ कार फॉर हिज एवरी डे एक्टिविटीज। अब देखिए एक्टिविटीज क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल प्रोफाइल में अगर देखें तो एक्टिविटीज एक नाउन है, और मैंने बोला था एवरीडे जो कि कंजेस्टेड फॉर्म में लिखा जाता है वो एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही करके लिखा है कि ही नीड्स अ कार फॉर हिज एवरीडे एक्टिविटीज, ठीक है। बाकी रूल पढ़ लीजिएगा। अब देखिए आई मीट हिम एवरी डे, ये थोड़ा सा मार्जिन लेके लिखा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर एवरी डे जो है वो एक एडवर्बियल एक्सप्रेशन या फ्रेज है, और मीट जो वर्ब है उसको वो मॉडिफाई कर रहा है, क्रिया की विशेषता बतलाने वाला क्रिया विशेषण है। तो बिल्कुल एवरी डे यहाँ पर सही है इस फॉर्म में। ही गोज टू कॉलेज एवरी डे, बिल्कुल सही है। आई नीड अ लैपटॉप फॉर माई एवरी डे वर्क, वर्क क्या है, नाउन है। देखिए एवरी डे का फॉर्म बिल्कुल कंजेस्टेड फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। दिक्कत हो तो भैया बोलिएगा, ठीक है। राजीव जी, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल। सत्यम, मजे में? वेरी गुड। नंदनी ये सेशन देख रही कि नहीं, कंफर्म करना, ठीक है। और भी जो हैं, अरे यार इतना दिन से क्लास नहीं लिए हैं, नाम भी दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। पोजीशन सेड बाय टू पर्सन, बिल्कुल सिंपल है। पोजीशन जो एक नाउन को एक पॉजेसिव फॉर्म में जो ढाला जाता है, उसमें बेसिकली हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, काके की के सेंस में। और उसके बाद एक नाउन रखना जरूरी है जिसमें उसको उसका पोजीशन चाहिए। पहले आइए एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। इट्स ए स्मिथ, एपोस्ट्रोफी दिया हुआ है, एंड पीटर्स कार, भैया दोनों में लगा दिया गया है। हालांकि अगर इसको एक लॉजिकल तौर पे देखा जाए सेंटेंस राइट है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के आधार पे यहाँ पे ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर स्मिथ और पीटर दोनों में एपोस्ट्रोफी एस डालते हो तो दोनों का वो अलग अलग कार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि भैया ये दो भाई हो, दो दोस्त हो, दो कुलीग हो, है ना, ये दोनों का अधिकार है इस कार पर। तो लास्ट जो नाउन है उसमें एपोस्ट्रोफी एस डाल दो। इट इज स्मिथ एंड पीटर्स कार। दिस इज मार्क एंड स्मिथ हाउस, ठीक है, लास्ट नाउन में डाला गया है इसको। हिज हर, इट्स, हिज क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है, इट्स एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इनकरेक्ट दिया है, द डॉग लॉस्ट हिज बोन, बिल्कुल सही लिखा है, द जेंडर इज अननोन। तो जब जेंडर अननोन है कि ये मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, तो हिज मत यूज करो, इट्स यूज कर दो।
लिखा क्या नीचे, बिल्कुल सही वही लिखा है, द डॉग लॉस्ट इट्स बोन। जब जेंडर अननोन हो, खासकर एनिमल्स के साथ, तो इसके साथ आप इट जो कि एक सब्जेक्ट के तौर पे और इट्स एक पहले से एडजेक्टिव की तरह यूज करना। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप लोग थोड़ा इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और ग्रुप डिस्कशन के लिए हम लोग शीघ्र ही कनेक्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा स्केड्यूल का प्रॉब्लम है, उसको मैनेज करते हैं हम लोग, ठीक है, और फिर हम लोग मिलते हैं। चलिए, एड यू टू ऑल।